हेलो स्टूडेंट्स, मे, माइट, कैन और कुड इन मॉडल्स के बारे में, इनके यूजेस के बारे में मैं आपको मॉडल्स पार्ट 1 वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम मॉडल्स के बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं आपको मॉडल्स, नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है शेल। तो यूज़ ऑफ शेल, शेल के प्रयोग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसका जो पहला जो रूल है वो ये है, it is used with first person subjects to express any event in future। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ ये इस्तेमाल होगा फ्यूचर की इवेंट को बताने के लिए, फ्यूचर की इवेंट को बताने के लिए। टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट, आगे होने वाली घटना को बताने के लिए, लेकिन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, मतलब आई और वी के साथ। सिर्फ आई और वी के साथ हम शेल लगाएंगे तो तब लगाएंगे जब हमें केवल फ्यूचर की किसी घटना को एक्सप्रेस करना हो। तो इसका जैसे एग्जांपल है, वी शैल गो टू पटना टुमारो। अब टुमारो जो है इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर के बारे में, तो हमने यहाँ शेल लगाया। शेल क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है, फर्स्ट पर्सन का। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आई, आपका सब्जेक्ट आई है और आई शैल गो देयर टू नाइट, आज रात को मैं वहाँ जाऊँगा। तो फ्यूचर की इवेंट है, फ्यूचर हैपनिंग है, तो शेल लगा। आई आपका सब्जेक्ट था इसलिए। अगर यहाँ ही शी इट होता तो फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम शेल नहीं लगाते। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि अगर हमने शेल को ही शी इट या यू यूअर या थर्ड पर्सन कोई और भी आपका प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन को छोड़कर सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ शेल लग सकता है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए नहीं, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए लगाएंगे हम, वो देखिए मैं ध्यान से अभी मैं आपको बता रही हूँ। हम अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल लगाते हैं तो समझ लीजिए उसका एक ख़ास मकसद है, ख़ास प्रयोजन है उसे इस्तेमाल करने का। जैसे अगर आपको कोई कमांड शो करनी है, कमांड एक्सप्रेस करनी है, कोई आदेश देना है, तो समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर, तब आप उस शेल को फर्स्ट पर्सन के अलावा इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट के साथ नहीं करेंगे आप कमांड के लिए कभी भी। यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, कमांड दी जा रही, कोई सीनियर है कह रहा है तुम ऑफिस के बाहर बैठोगे, तो यहाँ पर कमांड का भाव है, इसलिए यू के बाद शैल आया। तो शैल ने यहाँ एक स्पेशल पर्पस सोल्व किया है, वो क्या है, कमांड का, इसलिए यू के बाद शैल लगा। इसी तरह ही शैल बी अवॉर्डेड, यहाँ पर क्या है, उन्हें इनाम दिया जाएगा। प्रॉमिस, क्या है ये, प्रॉमिस, अगर आप कोई वादा कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है थ्रेटनिंग या धमकी, आपको कोई धमकी देनी है किसी को तो भी आप सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगाएंगे। जैसे इफ़ यू कम लेट यू शैल बी डिसमिस्ड, अगर तुम लेट आए या लेट आते हो तो तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर धमकी दी जा रही है, कंडीशनल वाक्य है, धमकी है, इसलिए यू के साथ शैल का इस्तेमाल। नहीं, मैंने आपको बताया है ना, फ्यूचर इवेंट अगर दर्शानी है तो शैल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ ही आएगा और किसी के साथ नहीं। लेकिन अगर आपको कोई कमांड, कोई थ्रेटनिंग, कोई धमकी, कोई प्रॉमिस या कोई कंपल्शन, अनिवार्यता दर्शानी है तो आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अनिवार्यता के लिए यानी कंपल्शन के लिए ये दिया गया है, यू शैल कम टू स्कूल एट 8, तुम 8 बजे स्कूल आओगे। इसका मतलब अनिवार्य है, उसका वहाँ आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अनिवार्य है, इसलिए हमने शैल लगाया। अब नेक्स्ट इसका जो इस्तेमाल है, प्रयोग है शैल का, वो क्या है, टू एक्सप्रेस सजेशंस इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स ओनली। अब ध्यान दें आप,
सुझाव व्यक्त करने के लिए किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में अगर आप सुझाव का भाव देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो आप केवल फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल लगाएंगे। जैसे ऊपर मैंने बताया था कि अगर फ्यूचर इवेंट दिखानी है तो आप आई और वी के साथ ही लगाएंगे। इसी तरह से सेम कि आपको अगर कोई भी सुझाव देना है किसी को और आप खुद अपने सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो आप शैल का इस्तेमाल करेंगे इंटेरोगेटिव वाक्य में। जैसे शैल आई ओपन द गेट, कह रहा है कि क्या मैं गेट खोलूँ, खोल सकता हूँ, सुझाव दे रहा है क्या मैं गेट खोल दूँ। शैल आई ओपन द गेट, तो आई के साथ शैल लगा, यहाँ पर ये सुझाव को व्यक्त कर रहा है। शैल वी टॉक टू द प्रिंसिपल, क्या हम प्रिंसिपल से बात करें, वो सुझाव के भाव में बात कही जा रही है, प्रश्नवाचक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है, तो आप क्या लगाएंगे, शैल। तो शैल के ये दो यूज़ थे, दो क्या थे, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला तो आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल फ्यूचर की घटनाओं के लिए, फ्यूचर की इवेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या था, शैल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किन किन कामों के लिए किया जा सकता है, कंपल्शन, कमांड, थ्रेटनिंग, प्रॉमिस, वादा, अनिवार्यता, धमकी और कमांड, आदेश, इन चारों में किया जा सकता है। और आई और वी के साथ सुझाव देने के लिए इसका इस्तेमाल हम प्रश्नवाचक वाक्यों में कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूँगी वो है विल। तो यूजेस ऑफ विल मैं आपको अभी बताऊँगी। विल का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, सेम सिचुएशन जो शैल का पहला यूज़ था वही विल का भी है, फ्यूचर इवेंट्स के साथ। लेकिन फ्यूचर हैपनिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे, बट हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। हमारा जो सब्जेक्ट हो वो सेकंड और थर्ड पर्सन। मैंने आपको पहले बताया था कि फ्यूचर की घटना को दिखाने के लिए शैल केवल और केवल फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा, लेकिन फ्यूचर की घटना के लिए विल सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आएगा। फर्स्ट के साथ विल आप फ्यूचर के लिए नहीं लगा सकते, वैसे लगा सकते हो, मैं आगे इस्तेमाल बताऊंगी और भी ध्यान रहेगा ना अब ये। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, टाइम दे दिया फ्यूचर का, द ट्रेन विल लीव एट 12:30 PM, ट्रेन 12:30 पे रवाना होगी। विल, ट्रेन क्या है आपकी, थर्ड पर्सन, इसलिए विल लगा यहाँ पर, फ्यूचर को दर्शा रहा है, विल लग गया। यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, टुमारो बता रहा है कि फ्यूचर की बात है, यू आपका सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन, आपने विल लगाया, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करना है। अगर यही मैं इस सब्जेक्ट को आई कर देती हूँ तो आपका विल लगाना गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ आई और वी के साथ अगर आपको सिंपल फ्यूचर को रिप्रेजेंट करना है शैल लगेगा। क्या लगेगा, शैल। इसलिए ध्यान रखना है आपको, फ्यूचर की बात दर्शानी है, आपका सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि यू, यूअर, ही, शी, इट, या कोई भी नाम, कोई भी थर्ड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। लेकिन हम विल को फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करेंगे किन्हीं खास मकसद के लिए, किसी खास कार्य के लिए। वो क्या खास है, डिटर्मिनेशन। अगर दृढ़ संकल्प को दर्शाना है तो आप विल का यूज़ आई और वी के साथ करेंगे। अगर आपने ही, शी, इट के साथ, यू, यूअर के साथ किया तो समझो कि वो तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट किया, और आप दर्शाना चाह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प, तो वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो आप। आई विल बिकम अ ग्रेट मैन वन डे, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। आई विल बिकम, नहीं तो मैं शैल लिखते, अगर आप यहाँ शैल लिखते तो वो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर होता, उससे आपकी दृढ़ संकल्प जो है वो उससे प्रदर्शित नहीं होता। देखिए, जो मूड आप दर्शाना चाह रहे हैं वही मॉडल यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर आई विल आ गया तो समझ लो आई विल। जैसे लोग कहते हैं ना येस आई विल, वो बच्चे बोलते हैं कि करूँगा मैं, तो यानी कि आप जोर दे के किसी बात को कहते हैं, दृढ़ता के साथ कहते हैं, तो आप आई और वी के साथ विल लगाएंगे। वरना सिंपल कोई फ्यूचर की स्टेटमेंट है तो शैल। इसी प्रकार डिटर्मिनेशन हो गया,
प्रॉमिस, जैसा कि मैंने उसमें भी आपको बताया था शेल वाले में, कि शेल में उल्टा था, वहाँ पे आई और वी के साथ शेल आया फ्यूचर में, लेकिन बाकी के पर्सन्स के साथ अगर वो आया तो प्रॉमिस के लिए। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर फ्यूचर दर्शाने के लिए तो आपको ही शी इट और यू यूअर था, लेकिन अगर प्रॉमिस है, अगर थ्रेटनिंग है, अगर ये मैंने दृढ़ संकल्प बताया तो आप विल लगाएंगे। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं अपने बेटे के लिए हर सब कुछ करूँ, प्रॉमिस। इसी तरह धमकी, आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, आई विल किल हिम, धमकी दी है इसलिए आई के साथ विल लगा। इसी तरह विलिंगनेस, इच्छा, कोई भी आप इच्छा दर्शाना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू। देखिए आप इन सब, इसमें सब में सब्जेक्ट और आई और वी ही था, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप थ्रेटनिंग, विलिंगनेस या फिर प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आई और वी के बाद ही विल आएगा, ही शी इट और यू यूअर के बाद नहीं। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है विल का, टू एक्सप्रेस इन्विटेशन, रिक्वेस्ट, कोई भी निमंत्रण या प्रार्थना उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी से कोई इनवाइट कर रहे हो, विल यू कम टू डिनर, विल यू कम टू डिनर, क्या आप डिनर पे आएंगे, विल यू हेल्प मी। तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर इनविटेशन है ऊपर वाले वाक्य में और नीचे वाले में रिक्वेस्ट, प्रार्थना है। तो प्रार्थना और इनविटेशन के लिए विल का यूज़ हुआ, विल यू हेल्प मी प्लीज़, विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरीके के जो वाक्य आप रिक्वेस्ट जब करेंगे, प्लीज़ लग गया तो आप वहाँ पर विल लगा सकते हैं। थर्ड इसका जो यूज़ है वो है टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी इन कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद इफ़। कोई वाक्य, शर्तिया वाक्य, कंडीशनल शर्तिया, कैसा, शर्त वाला वाक्य हो कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, समझ रहे हो, शर्त। इफ़ से कोई सेंटेंस शुरू होता है उसमें आपको निश्चितता, सर्टेनिटी, निश्चितता कि हाँ ऐसा होगा, तो उसको दर्शाने के लिए विल। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखो अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पर जो विल है आपका वो क्या है, सर्टेनिटी को दर्शा रहा है। वाक्य आपका कंडीशनल है क्योंकि इफ़ से शुरू है, याद रहेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, इफ़ यू वॉक फास्ट यू विल रीच इन टाइम। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में सर्टेनिटी के लिए विल का इस्तेमाल होगा। तो विल के क्या क्या यूजेस थे, सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या था, धमकी, वादा, इच्छा, दृढ़ संकल्प को दर्शाने के लिए। और तीसरा इसका यूज़ था कि कंडीशन वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्यों में निश्चितता दर्शाने के लिए। अब नेक्स्ट हम वुड के बारे में डिस्कस करेंगे, यूज़ ऑफ वुड। अब हम बताएंगे आपको कि वुड जो है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वुड के यूजेस जो हैं वो क्या हैं, पहला जो इसका यूज़ है वो होगा एज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में विल आता है या शैल तो वो कन्वर्ट होकर के वुड में बदल जाता है। तो उस रूप में ही सेड ही विल गो देयर, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। तो ये आपका जब आपने नरेशन चेंज किया तो विल कन्वर्ट हुआ वुड में। आई सेड आई शैल कंप्लीट माई वर्क टुमारो, ही सेड दैट आई सेड दैट आई वुड कंप्लीट माई वर्क द नेक्स्ट डे। ये हो गया इसका यूज़। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, एक सेंटेंस ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। पास्ट की किसी की हैबिट थी उसे एक्सप्रेस करने की, जैसे गांधी जी वुड स्पिन चरखा एवरी मॉर्निंग। आपको पता है गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं है और एवरी मॉर्निंग इंडिकेट कर रहा है कि रोज़। तो नेचुरल सी बात है कि ये पास्ट की रोज़ की कोई हैबिट है। तो यहाँ पर स्पिन आपकी मेन वर्ब है, वुड आपका मॉडल, वुड क्या है, मॉडल, तो वुड लगेगा। ऐसे वाक्यों में आप ध्यान रखना
गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग. आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट स्लीप. किसी की हैबिट बता रहे हैं हम कि लंच के बाद वो थोड़ी सी देर सोता था. ही वुड हैव अ शॉर्ट स्लीप. थर्ड इसका जो यूज़ है वो होगा टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. बहुत ही विनम्र प्रार्थना के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल होगा. शुरू में ही माइट में मैंने आपको बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप माइट, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि माइट ज़्यादातर आई और वी के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट हो, सजेशन का भाव हो तो आप माइट लगाएंगे. अब यहाँ पर क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक. जब भी यू आ जाए और रिक्वेस्ट का जिक्र हो तो वुड ही आएगा स्टार्टिंग में. वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. लाइक टू जब भी आपको किसी सेंटेंस में मिले कि आप कॉफ़ी लेना, चाय कॉफ़ी का एक कप लेना पसंद करेंगे. वुड यू लाइक, आप सामने वाले की इच्छा पूछ रहे हैं विनम्रता से, तो पोलाइट रिक्वेस्ट है आपकी, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड इस्तेमाल होगा. ये सेंटेंस अक्सर पेपर में आता है. वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक, वुड यू प्लीज़ लैंड मी सम रुपीज़, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी. बहुत सारे एग्जाम्पल्स. चौथा जो इसका यूज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए. टू एक्सप्रेस अ विश, कोई इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए. काश, जैसे हम कहते हैं ना, काश मेरी मम्मी यहाँ होती, काश मैं अब वहाँ होता, इस तरह के वाक्यों में. और उस काश के लिए क्या वर्ड है बेटा, वो ध्यान दें, वुड डैट. अगर आप कुछ भी काश करके सोचना चाहते हो, आप बोलो वुड डैट मैं ये होता, मैं वहाँ होता. वुड डैट ही वर हेयर, काश कि वो यहाँ होता. विश, आपकी विश है यहाँ पर, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए. स्टार्टिंग में ही अगर आपका ब्लैंक आ जाए तो समझ लीजिए, और इच्छा है तो वुड लगेगा, और वुड के तुरंत बाद डैट आ जाए तो लगे ही लगेगा. अगर शुरू में ही ब्लैंक दे रखा हो, उसके बाद डैट हो, विश हो, तो समझ लो वुड आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं. तो ये आपका जो क्लू वर्ड है यहाँ पर वो क्या है, डैट. डैट से पहले अगर आपका ब्लैंक आ गया तो आप वहाँ पर वुड लगाएंगे. और मैंने आपको बता भी दिया वुड डैट ही वर हेयर, इसका मतलब आप समझ सकते हो वो यहाँ होता. और देखिए दूसरी चीज़ क्या है, ही, आपको पता है ही सिंगुलर होता है, वोज लगता है, वर लगा देखा आपने, नहीं देखा ना. तो समझ लो कि जब भी कभी ये वर आ जाए सिंगुलर के साथ तो समझ लो कि ये ऐसी विश है, ये रियल बात नहीं है, आपकी सिर्फ कल्पना है, काल्पनिक इच्छा है, काल्पनिक विश है. अगर काल्पनिक विश होगी तो आप वुड डैट. टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस और चॉइस, ये भी इम्पोर्टेंट है. क्या, आप कोई भी पसंद बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे वुड को. और इसका जो मेन हिंट वाला जो शब्द है, क्लू वर्ड है, वो है रादर. रादर वाले वाक्यों में अगर कहीं पर भी सेंटेंस में आपको रादर लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए वहाँ उस रादर से ठीक पहले मॉडल अगर पूछा जाता है तो आप वुड भरेंगे. ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, वो झूठ बोलने से मरना पसंद करेगा. ठीक है ना, वो प्रेफरेंस बता रहे हैं कि वो उसे बेहतर लगता है. ही वुड रादर स्टार्व देन बेग, भीख मांगने से वो भूखे रहना ज़्यादा पसंद करेगा. ठीक है, तो रादर क्या क्लू वर्ड है आपका, रादर. जिस वाक्य में रादर आ जाए वहाँ आप क्या लगाओगे, वुड. ऐसे ऊपर क्या बताया था मैंने, वाक्य में काल्पनिक विश हो, आपकी इच्छा हो, और शुरू में ही ब्लैंक के बाद डैट आ जाए, आप क्या लगाओगे, वुड. अब फिर आ गया टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशंस ऑफ प्रेजेंट और पास्ट. चाहे पास्ट की हो चाहे प्रेजेंट की हो, लेकिन अनरियल, काल्पनिक है, अवास्तविक, जो वास्तविक नहीं है, ऐसी घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए. तो और कंडीशनल वाक्यों, यदि ऐसा होता तो ये होता. आप ख्वाबों की दुनिया में, क्या है, ख्वाबों की दुनिया में आप सोच रहे हैं, अनरियल कंडीशंस में आप सोच रहे हैं कि ऐसा अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, अगर मैं ये होता तो मैं वो करता. इस तरह के भाव जब आपको व्यक्त करने हो आप वुड लगाओगे. देखो सेंटेंस को, उदाहरण को देखो आप. इफ़ आई वर अ बर्ड, मैंने पहले बताया अगर वर कहीं दिख जाए तो समझो अनरियल कंडीशन, कहीं ना कहीं वुड लगेगा. इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. तो यहाँ पर मॉडल कहाँ यूज़ किया आपने, यहाँ पर आपको ब्लैंक लिखा मिलेगा जहाँ मैंने वुड लिखा हुआ है. एग्ज़ाम में जब सेंटेंस आएगा,
इफ़ आई वर अ बर्ड आई डैश फ्लाई इन द स्काई, तो आप झट से लिखोगे कि वुड आएगा। कंडीशन है और अनरियल कंडीशन में आप अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, तो वुड, आई विल नहीं, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसी तरह ये सेंटेंस, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, अगर तुम मेहनत करते तुम पास हो जाते। अनरियल, अभी आप फेल हो गए हो तब आपको वो ये बात कहना है, अनरियल कंडीशन को आप बता रहे हो। अगर मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर तुम मेहनत करते तुम पास हो जाते। इसी तरह नेक्स्ट, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास। देखो दोनों में हल्का अंतर है। ये था सिंपल पास्ट, अगर तुम मेहनत करते पास हो जाते। नेक्स्ट में क्या है, अगर मेहनत की होती तो पास हो गए होते। हल्का सा अंतर है दोनों में, लेकिन दोनों में ही बेसिकली वुड का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अनरियल कंडीशन को हम जताने की कोशिश कर रहे हैं, अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वुड के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, 6 यूजेस हैं इसके। और ये पेपर में एक सेंटेंस ज़रूर ऐसा आता है जहाँ आपको वुड फिल करना है, तो आपको याद है। फिर से मैं एक बार बताती हूँ वुड के क्या यूजेस मैंने आपको भी बताए, मेन क्या क्या थे वुड के यूजेस। नंबर 1 क्या था उसका, विल और शैल के नरेशन में जब आप बदलोगे तो पास्ट फॉर्म में उसे इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसे इस्तेमाल करोगे, पहला यूज़। दूसरा था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपने वुड यूज़ किया। तीसरा था आपकी विश के लिए, बहुत ज़्यादा विश, जैसा ना वुड डैट आई वर अ बर्ड, काश कि मैं पक्षी होता। वुड डैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश कि भारत का प्रधानमंत्री होता। इस तरह की कंडीशंस के लिए। चौथा क्या था, प्रेफरेंस। मैंने एक क्लू वर्ड आपको दिया था, क्या क्लू वर्ड था वो, रादर। रादर वाले वाक्यों में आप हमेशा वुड का इस्तेमाल करोगे। और एक पास्ट हैबिट, इसका मेन क्या था, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। और छठा लास्ट जो मैंने अभी आपको बताया है, अनरियल काल्पनिक कंडीशंस, चाहे वो वर्तमान की हो चाहे पास्ट की हो, उनको दर्शाने के लिए। तो वुड के बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, इनको आप ध्यान दें, याद रखें। नेक्स्ट मॉडल है शुड। अब मैं आपको शुड के यूजेस के बारे में बताती हूँ। शुड का सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व। भैया आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये आपकी नैतिक ड्यूटी है। हम कहते हैं कोई भी काम जो आपको लगे कि ये मोरल ऑब्लिगेशन है और आपको वो भाव व्यक्त करना है, तो आप वहाँ पर शुड लगाएं। देखिए कितने सारे उदाहरण मैंने दिए हैं। वी शुड स्पीक द ट्रूथ। देखो हमें सोचो कि यहाँ कुछ नहीं था, वी स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना। तो आप बताओ कि क्या लगाना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। तो किस सेंस में कह रहे हैं हम, ये एक नैतिकता है, एक नैतिक दायित्व है, एक मोरल ऑब्लिगेशन है, इसलिए शुड। वन शुड लव वंस कंट्री, हर व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने वादे निभाने चाहिए। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का कहना मानना चाहिए, हमारी मोरल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन। तो मोरल ऑब्लिगेशन वाला इसका यूज़ हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट यूज़। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एडवाइस, आप किसी को सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, उसके लिए भी शुड का यूज़ होगा। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तुम्हें उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। ही इज़ नॉट वेल, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, वो ठीक नहीं है तो उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एडवाइस कि वो ठीक नहीं है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। नेक्स्ट है रूल 3, टू एक्सप्रेस नेगेटिव पर्पस इन सेंटेंसेस हैविंग लेस्ट, शुड इज पुट जस्ट आफ्टर लेस्ट एंड सब्जेक्ट। देखो अगर आपको कोई नेगेटिव पर्पस बताना है लेस्ट वाले वाक्य में, सीधा सा फंडा है, आप ये देख लो कि अगर सेंटेंस के अंदर आपको बीच में कहीं लेस्ट दिखाई देता है तो वहाँ पर आप शुड का यूज़ करेंगे। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। कहता मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, नेगेटिव पर्पस को शो कर रहा है, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे, तो नेगेटिव पर्पस है। तो आपका क्लू वर्ड क्या हुआ, लेस्ट। फोर्थ जो इसका वो है
टू एक्सप्रेस फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शंस, औपचारिक सूचनाएं और निर्देश, उनको दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देखते हो कोई आप टेस्ट देते हो, उसमें लिखी होती है इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है ना, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, अभ्यर्थी को सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। शुड, योर एप्लीकेशन शुड रीच द ऑफिस बिफोर 15 नवंबर 2020, आपके आवेदन इस ऑफिस में इतने तक पहुंचने चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस और नोटिस के लिए शुड का यूज़, लेस्ट के वाले वाक्य में शुड का यूज़, मोरल ड्यूटी के लिए शुड का यूज़ और एडवाइस के लिए शुड का यूज़। अब हम आते हैं मस्ट, यूज़ ऑफ मस्ट। तो मस्ट में क्या है कि जो शुड और मस्ट में अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है, वो नहीं रखना है, आप ध्यान दें। शुड होता है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, बहुत ज़्यादा प्रबल नैतिक कर्तव्य अगर आपका है या फिर कंपल्शन है, कोई बाध्यता है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का यूज़ होता है। जैसे देखिए, सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स, जो सिपाही हैं उन्हें नियमों का, आदेशों का पालन करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस, चॉइस नहीं है उनके पास कि करें तो ठीक ना करें तो ठीक, उन्हें करना ही होगा, बाध्यता है, अटमोस्ट ड्यूटी है, मस्ट। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए नियम हैं तो वो तो मानने ही है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, इसलिए मस्ट आया। अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, सर्वेंट का तो धर्म यही है कि वो अपने मालिक का कहना माने। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, मरीज़ है उसे दवाई टाइम पे लेनी चाहिए, बाध्यता है, ड्यूटी है। स्टूडेंट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स बाध्य हैं ऐसा करने के लिए। हाँ, पेपर दिया है उसमें लिखा है कि स्टूडेंट को मस्ट 6 में से 5 क्वेश्चन कम से कम करने हैं, तो आपको करने ही करने हैं, बाध्यताएं हैं तो यहाँ पर मस्ट है। नेक्स्ट में है ड्यूटी, कोई पर्सनल आपकी जो ड्यूटी, अटमोस्ट ड्यूटी, कर्तव्य जो आपका है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सिपाही को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, सिपाही का वो ड्यूटी बनती है, अटमोस्ट ड्यूटी है। अ जज मस्ट बी अपराइट, एक जज को बिल्कुल सही होना चाहिए, सही न्याय करना चाहिए, तो ये भी उसकी ड्यूटी होगी। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, जब ड्यूटी का जिक्र आ जाए एवरीवन, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो ये हो गया एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ये स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के लिए, अटमोस्ट ड्यूटी है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, यानी कि प्रबल संभावना, लाइकलीहुड होता है संभावना, प्रबल संभावना है किसी कार्य की, किसी भी बात की, तो उसके लिए हम मस्ट लगाते हैं। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नरेंद्र मोदी, देखो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने उसके बारे में उनका नाम ना सुना हो, तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नरेंद्र मोदी, इसकी मतलब प्रबल संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि सुना होगा, ऐसे वाक्यों के लिए। ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, देखो लंबी वॉक की है तो भूख लगी होगी, इसकी प्रबल संभावना है कि भूख लगी होगी या प्यास लगी होगी, और हम थकने का जिक्र करें तो भी मस्ट। ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग, ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक, ही मस्ट बी थर्स्टी आफ्टर हिज लॉन्ग, तो ये क्या है, प्रबल संभावना। तो स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड के लिए, अटमोस्ट ड्यूटी के लिए, कंपल्शन या स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का यूज़ होता है। अब हम आते हैं ऑट टू पे। ऑट एक ऐसा मॉडल है हमारा जिसके बाद टू, जिसके साथ टू लगता है। कई बार क्या होता है, सेंटेंस में टू ऑलरेडी दिया होता है, ब्लैंक दिया होता है, अगर ब्लैंक के बाद टू लिखा हो तो आप समझ जाएं कि यहाँ ऑट भरना है आपको। तो ऑट टू के वही यूजेस हैं जो कि शुड के थे, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। अगर मोरल ऑब्लिगेशन का सेंटेंस है तो आप ऑट टू और शुड दोनों ही लगा सकते हो। तो जब भी कभी आपको अगर इस तरह का वाक्य मिलता है तो, और साइड्स में अगर
ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आप देखना ought to और should में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ, क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबल हैं, आप एक दूसरे की जगह उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही मोरल ऑब्लिगेशन के लिए होते हैं। जैसे ये वी ought to लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, वी शुड लव अवर कंट्री, दोनों ठीक है। स्टूडेंट्स ought to वर्क हार्ड, विद्यार्थियों को मेहनत करनी चाहिए, स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स ought to वर्क हार्ड, तो ये यूज़ हो गया। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, प्रबल संभावना, किसी चीज़ के होने की प्रबल संभावना हो तो आपको ought to यूज़ करना है, वहाँ हम शुड ही नहीं यूज़ करते थे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी में, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी अगर है तो आप ought to यूज़ करोगे। ही ought to विन द रेस, अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति के रेस जीतने के चांसेस ज़्यादा है तो आप कहोगे ही ought to विन द रेस। द फिल्म ought to बी अ ग्रेट सक्सेस, कि फिल्म जो है ना बहुत बड़ी सक्सेस होनी चाहिए, सक्सेसफुल होगी ये फिल्म। तो ought to के यूजेस दो ही हैं, प्रबल संभावना और मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य। नेक्स्ट आते हैं हम यूज टू पे। यूज टू मैंने आपको बताया था पहले भी, यूज टू, डेयर और नीड, ये तीनों मार्जिनल ऑक्सिलियरीज हैं, बट समटाइम्स दे आर यूज एज मॉडल्स, तो मॉडल्स के रूप में कब यूज़ होंगी वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए, जैसे मैंने बताया था पास्ट हैबिट के लिए वुड भी यूज़ होता है, इसी तरह यूज टू भी, यानी वुड और यूज टू दोनों ही पास्ट हैबिट के लिए यूज़ हो सकते हैं। अगर आपको पास्ट हैबिट का वाक्य मिल जाए और ब्रैकेट में आपको वो ना दिया हो वुड और यूज टू दिया हो, तो आप समझ जाएं कि आपको यूज टू फिल करना है, और अगर कुछ नहीं दिया तो आप यूज टू भी भर सकते हैं और ये भी। ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, किसी उसकी पास्ट की बात बताइए कि वो मॉर्निंग में वॉक किया करता था। गांधी जी यूज टू स्पिन एवरी डे, गांधी जी प्रतिदिन चरखा काटते थे, यूज टू, तो पास्ट हैबिट होगी। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दें। टू एक्सप्रेस अ डिसकंटिन्यूड हैबिट, यूज टू इज़ यूज बट वुड कैन नॉट बी यूज, मैंने अभी आपको बताया ना कि यूज टू और वुड दोनों मिलते जुलते से हैं, पास्ट हैबिट है तो आप यूज टू और वुड दोनों लगा सकते हो, लेकिन क्या, अगर आपका जो पास्ट हैबिट है वो अब बदल गई है, पास्ट में ऐसा होता था बट अब समथिंग इज़ डिफरेंट, या वो हैबिट डिसकंटिन्यू हो गई, टूट गई, तो आप वुड कभी नहीं लगाएंगे, यूज टू ही लगाएंगे। जैसे ये जो सेंटेंस दे रखा है मैंने, आई यूज टू ड्रिंक बियर, नाउ आई ड्रिंक मिल्क, अब मैं दूध पीता हूँ और मैं पहले बियर पिया करता था। अब क्या हुआ, अब चेंज हो गया, नेक्स्ट जो लाइन है वो क्लू दे रही है, सेकेंड पार्ट जो है सेंटेंस का, कि अब यानी वो हैबिट डिसकंटिन्यू हो गई, तो इसलिए वो जो पास्ट था तो भी आपने यूज टू लगाया, वुड नहीं। आप ये नहीं कह सकते आई वुड ड्रिंक बियर नाउ आई ड्रिंक मिल्क, रोंग, ऐसा करोगे रोंग हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जब भी कभी डिसकंटिन्यूड हैबिट है आपकी, वो हैबिट अब बदल गई है, तो वहाँ पर आप यूज टू ही लगाओगे, वुड कभी नहीं लगाओगे। नेक्स्ट आता है नीड। तो नीड का जो यूज़ है वो क्या है, नीड नॉट का यूज़, हम नीड नॉट का यूज़ एज अ मॉडल करते हैं। नीड नॉट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। हम इसको यानी कि मॉडल्स के रूप में जब यूज़ करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव में ही इसका यूज़ होगा, और नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो भी हो, नीड को प्लूरल ही समझा जाता है। ही के साथ भी देखो नीड है, ऐसा माना जाता है कि आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल है, तो प्लूरल फॉर्म में ही ये यूज़ होता है। जैसे आई नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट कम हेयर, देखो आई था तो भी नीड नॉट था, ही था तो भी नीड नॉट, अगर ये चेंज हो जाता तो ये मॉडल नहीं, तब तो ये मेन वर्ब की तरह से हो जाता, इस पर डिपेंड हो जाता, हेल्पिंग वर्ब हो जाता। तो यहाँ पर क्या है, आई नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट कम हेयर। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, टुमारो इज़ हॉलीडे, कल छुट्टी है, यू नीड नॉट कम टू स्कूल, मतलब कि कल छुट्टी है तो तुम्हें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं। तो नेगेटिव भाव को व्यक्त करने के लिए, नेगेटिव आइडिया है, इसको व्यक्त करने के लिए हम नीड का यूज़ करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ यूज़ ऑफ डेयर।
ये डेयर जो है ना, डेयर होता है दुस्साहस करना, एक टू शो करेज, एक्स्ट्रा करेज शो करना। तो डेयर नॉट या डेयरेंट का यूज़ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल, जैसे नीड नॉट था ऐसे डेयर नॉट का यूज़, डेयर को उनका यूज़ हम नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे आई डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, उसकी हिम्मत नहीं अपने फादर को अपोज करे, और मेरी वहाँ जाने की, आई डेयर नॉट गो देयर, मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, मैं वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब आप इसे यूज़ करोगे डेयर को, तो ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होता है करेज को शो करने के लिए, लेकिन नेगेटिव सेंस में करेज, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, समझ रहे हो। ऐसे वाक्य, हाउ डेयर यू टच हर, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उसे कैसे छुआ, हाउ डेयर यू टच हर। तो एक्सप्रेस तो करेज हो रहा है यहाँ पर, साहस को एक्सप्रेस किया जा रहा है, बट नेगेटिव सेंस, इसमें नेगेटिव। हम कह सकते हैं ना, हाउ डेयर यू एंटर माई रूम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे आने की। इस तरह के वाक्य जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, हाउ से स्टार्ट हो, तो आप उसमें यही इस्तेमाल करोगे, डेयर का यूज़ करोगे। तो ये सभी आपकी जो मेन जो भी मॉडल्स थे, मॉडल ऑक्सिलरीज थी, उनके जो यूजेस थे वो मैंने आपको बताए, आपको समझ आए होंगे ऐसा मैं मानती हूँ। और इस सबको समझने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत